हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आपको पता है कि हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। इसमें हर एक के जैसे जर्नल पेपर, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़, इन सब का 10-10 प्रैक्टिस सेट गिवन है। अभी तक हमने मैथ, साइंस और जर्नल पेपर के ही प्रैक्टिस सेट कराए हैं 3-3, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि सोशल स्टडीज़ का भी कराएं, तो इसीलिए आज हमने फर्स्ट इसका सेट लिया है, सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम इसका पार्ट 1 करेंगे क्योंकि इसके पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो 100 एक क्लास में बहुत ही लेंथी हो जाएंगे, तो हम आज 50 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से इसके 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन 51, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये जो खाद होते हैं, इनकी सबसे पहले जो कृषि थी वो कौन से काल में शुरू हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो जो खाद्यान्नों की कृषि थी वो सबसे पहले शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। अब नवपाषाण काल की जो शुरुआत कब हुई थी, अगर पूरे विश्व में अगर हम लेंगे तो वो हुई थी 9000 ईसा पूर्व में। लेकिन अगर केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया में हुई थी 4000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल की शुरुआत। इनकी जो मेन उपलब्धि है वो यही मानी जाती है, खाद्यान्नों की कृषि। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? जो ऋग्वेद में जो पणी थे वो किस वर्ग में आते थे? पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या व्यापारी थे? तो जो पणी थे वो क्या होते थे? व्यापारी। ये किस चीज़ का व्यापार करते थे? पशुओं का, इसीलिए इन्हें व्यापारी बोला गया है। ये व्यापारी तो थे, ये क्या करते थे? और लोगों को ऋण मीन्स लोन देते थे और उस पर जो इंटरेस्ट लेते थे, ब्याज, वो बहुत ही ज़्यादा लेते थे। इसी की वजह से इन्हें सूदखोर भी बोला जाता है कि ब्याज खाने वाले, इसीलिए इन्हें सूदखोर भी बोला जाएगा। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह भी बोल सकते हैं, या चंपा। तो जो मगध की पहली राजधानी थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह। यह एक छोटा सा राज्य था और इसका जो प्रमुख राजवंश था वो कौन था? हर्यक वंश, क्योंकि इसमें कई सारे वंश हुए थे, तो जो मेन था वो था हर्यक वंश। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। जो बौद्ध समिति हुई थी वो 4 हुई थी, चारों का अलग अलग आयोजन हुआ था और अलग अलग के शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ था? अनिरुद्ध के, अजातशत्रु, बिंबिसार या उदयभद्र? तो प्रथम वाली का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, और हुई कहाँ पर थी? ये जो मगध की प्रथम राजधानी थी इसी में, राजगृह में हुआ था फर्स्ट वाला, और अजातशत्रु के शासन काल में। इसमें किसी का भी कोई सा भी पूछ लेते हैं तो ये चारों ही याद होने चाहिए। फर्स्ट वाला तो हमें पता चल गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं। जो सेकंड वाली हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक, कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट है थर्ड वाली हुई थी पाटलिपुत्र में। जो इसमें ऑप्शन है, सेकंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, और वो किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में। ये सबके हमें शासनकाल चारों के याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाली कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में, और उसमें कौन था उसका शासनकाल? कनिष्क। तो हमारी फर्स्ट हो गई। फर्स्ट हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, सेकंड हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और फोर्थ हुई थी कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है कि किसका जो है दूसरा नाम कौन सा है। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है सेंट्रोकोट्स। जो यूनानी लोग थे उन्होंने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, इन दोनों में से किसी भी नाम में आएगा, तो ये चंद्रगुप्त को बोला था, एंड्रोकोट्स या सेंट्रोकोट्स। तो ए का हमारा हो गया 2। अब हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, तो हमारा बी और डी तो कट हो गया, बचा ए और सी। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार को बोला गया था अमित्र घात, तो 2 इस बी का हो जाएगा थर्ड। फिर अशोक को बोला गया था प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेंट्रोकोट्स, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? जो हाथी गुम्फा का अभिलेख मिलता है वो कौन से शासक के विषय में बताता है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है वो बताता है खारवेल के बारे में।
और ये है कहाँ पर? हाथी गुम्फा का अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। नेक्स्ट है शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे कहा जाएगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को या कुमारगुप्त को? जो शक विजेता है वो किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इन्होंने और भी नाम से इन्हें बुलाया जाता है, देवगुप्त, देवराज या देवश्री। मीन्स जो देव से रिलेटेड होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा, और विक्रमादित्य भी और शक विजेता भी। नेक्स्ट है आरंभिक मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा ईंटों द्वारा निर्मित है? जो शुरू में भारतीय मंदिर बने थे, कौन सा मंदिर ईंटों से बना था? एरण, ग्यासपुर, भीतरगांव या नाचना कुठारा? तो जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है वो कौन सा है? भीतरगांव। ये कहाँ पर है? कानपुर नगर में। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है जो 70 फीट ऊंचा था। और ये बना कौन से काल में था? गुप्त काल में। गुप्त काल को हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम को जो पहले उसका पुराना नाम था वो क्या था? पावा, कामरूप, पिविलियन या रामगांव? तो असम का पुराना नाम था कामरूप। ये जो असम का जो केंद्रीय भाग था जिसको कामरूप को इसका नाम दिया गया था, बाद में इसका बदलकर असम नाम रख दिया था। नेक्स्ट है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। फर्स्ट कथन है कि बलवन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। तो जो बलवन था उसने खलीफा जब मरा था तो उसकी याद में सिक्के टंकित कराए थे, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है कारण, बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। तो जो बगदाद का जो ये जो खलीफा था जब ये मरा था तो मुस्लिम सत्ता की जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये भी ट्रू है। अब हमारे ये दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन हमें देखना है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है या नहीं। ये है बलवन से रिलेटेड और ये केवल खलीफा का ये बताया गया है कि ये मुस्लिम सत्ता का अंत है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो मीन्स दोनों सही तो होंगे लेकिन इसकी व्याख्या नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट है कि दिल्ली निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? तो दिल्ली का पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली के उत्सव में भाग लिया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है जैनुल आबदीन, जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कि उसने जो गाय को मारते थे उनकी जो गाय की हत्या थी वो बंद कर दी थी। तो ये जो जैनुल आबदीन था ये कहाँ का शासक था? इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि गौ हत्या किसने प्रतिबंधित की थी? तो आ जाएगा जैनुल आबदीन। अब ये कहाँ का था? बंगाल का, गुजरात का, कश्मीर का या फिर मालवा का? तो ये कहाँ का शासक था? कश्मीर का। इसने क्या किया था कि ये हिंदुओं पर जो भी एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं और गौ हत्या दोनों ही, इस पे दोनों पे ही प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? जो मनसबदारी की व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी? मनसबदारी क्या होता है कि ये होता था किसी को पद या फिर श्रेणी देना, कि एक ऊंचा पद या श्रेणी देंगे। तो वो भारत में किसने शुरू करी थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो ये शुरू करी थी अकबर ने। जो मुगल जो सेना थी उसका जो मेन जो पार्ट था वो यही था, मनसबदारी की व्यवस्था। और ये इस पर आधारित थी मंगोलों की दशवलभ पद्धति पर। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया, औरंगजेब ने लास्ट में जो दो राज्यों को जीता था उनका नाम क्या था? अहमदनगर और बीजापुर, बीदर व बीजापुर, बीजापुर व गोलकांडा या गोलकांडा व अहमदनगर? तो जो औरंगजेब ने दक्षिण में दो राज्यों को जीता था वो कौन से थे? बीजापुर व गोलकांडा। इसने बीजापुर को कौन से ईयर में जीता था? 1686 में। और गोलकांडा, बीजापुर को तो हो गया 1686 और गोलकांडा को कौन से में जीता था? 1687 में। तो लास्ट में इसने इन दोनों को ही जीता था, बीजापुर और गोलकांडा। नेक्स्ट है सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? जो सवाई राजा जयसिंह थे उन्होंने प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की थी? तो वो कहाँ पर की थी? जयपुर में। इन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित की थी? एक तो जयपुर में भी की थी, उज्जैन में भी की थी, मथुरा में भी की थी और बनारस में भी की थी। लेकिन पूछा गया सबसे पहला तो वो की थी उन्होंने जंतर मंतर, जयपुर के अंदर जो जंतर मंतर है वहाँ पर स्थापित प्रथम वैधशाला।
नेक्स्ट है राम। क्वेश्चन 66, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? जैसे हम उनका पूरा नाम बोलते हैं, ये बोलते हैं ना राजा राम मोहन राय। तो ये जो राजा की उपाधि थी ये इन्हें किसने दी थी? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो ये किसने दी थी इन्हें? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। कब दी थी? 1830 में। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया है? कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछी जाती है कि सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इन्होंने क्या किया था? जो लॉर्ड वेलेजली था वो साम्राज्यवादी विचारधारा का था। इसके अंदर इसने क्या किया था कि जो भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन आते थे, मतलब ये बता दिया था कि वो कंपनी के अधीन आएंगे और जो बड़े राज्य होंगे वो अंग्रेज जो होंगे उनकी एक सेना रखेंगे और राज्य कंपनी की अनुमति के बिना वहाँ पर किसी को भी नौकरी नहीं दी जाएगी और कंपनी राज्यों की जो है प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करेगी। इन्होंने ये सब इसमें सहायक संधि में बोला था। नेक्स्ट है बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? अब ये पता है कि जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो हर किसी ने अपनी अपनी जगह से जो है नायक बना था। तो बैरकपुर का कौन था मेन? तो बैरकपुर का कौन था? मंगल पांडे। और तात्या टोपे कहाँ के थे? कानपुर के। इसी टाइप से रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, लखनऊ की बेगम हजरत महल थी। इस टाइप से सबका अपना अलग अलग था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें विद्रोह दिए हुए हैं कि कौन सा कहाँ पर हुआ था। फर्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में। पावना विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। और एका आंदोलन या एका विद्रोह कुछ भी कह सकते हैं, ये कहाँ पर हुआ था? अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बहुत पूछा जाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह ये कहाँ हुआ था? बिहार में। तो मोपला हो गया केरल, पावना हो गया अवध, पावना हो गया बंगाल, एका हो गया अवध, बिरसा मुंडा हो गया बिहार। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता था? तो बहावी जो आंदोलन था उसका नेता कौन था? वो थे सैयद अहमद। ये जो शुरू हुई थी बहावी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1828 से 1890 तक। और ये किसके लिए था? मेन जो था ये मुस्लिम्स के लिए था। मुस्लिम का जो सुधारवादी एक आंदोलन था। और इसके संस्थापक कौन थे वो पूछ सकते हैं, तो अब्दुल वहाब। इन्हीं के नाम पे इसको बहावी आंदोलन पड़ा, तो अब्दुल वहाब। लेकिन इसमें पूछा गया है कि इनके नेता कौन थे, तो इनमें से कौन से नेता थे? वो थे सैयद अहमद। इसके साथ साथ और भी थे, इनायत अली, विलायत अली, इस टाइप से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो किसने की थी? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनका पूरे नाम से भी आ सकता है। और इनके साथ दूसरे भी थे, वो थे आनंद मोहन बोस। तो इन दोनों ने मिलकर की थी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। इन्होंने जो चंदा रखा था वो 5 रुपये वार्षिक रखा था, मतलब एक साल में बस उन्हें 5 रुपये चंदा देना होगा। और जबकि जो और लोग थे जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने इसमें चंदा कितना रखा था? 50 रुपये। और ये जो इंडियन एसोसिएशन संगठन था इसी ने ही सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया था। सिविल सर्विसेज जो आंदोलन था वो भी इंडियन एसोसिएशन ने ही चलाया था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? पहला है कि बंगाल का विभाजन जो है हुआ कब था? वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और उस टाइम पे वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये मेनली पूछा जाता है कि उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? वो था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है 73, इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में कर्तव्य विहीन के लिए जेल भेजा गया? तो कौन सा ऐसा रिपोर्टर था जिसे अपने कर्तव्य को पालन न करने के लिए जेल भेजा गया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन, कि इन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था। और ये कैसे पत्रकार थे? भारतीय पत्रकार। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका। अब महात्मा गांधी की जो मैगजीन है वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें हमें बताना है वो वाली मैगजीन जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में पब्लिश की थी। तो नवजीवन भी महात्मा गांधी की ही है, लेकिन इसमें बताएंगे हम साउथ अफ्रीका वाली कौन सी है? इंडियन ओपिनियन। अब इसको जो इन्होंने पब्लिश किया था वो कब किया था? जून 1906 में।
इसके बाद ये जो नवजीवन है ये कब पब्लिश की थी उन्होंने? 1919 में ये हुई थी। ये जो हिंदी और गुजराती भाषा का ये एक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है चोरा चोरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, चोरा चोरी की घटना हुई थी। चोरा चोरी का इस बार ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ था और ये चोरा चोरी जगह है कहाँ पर? यूपी के है गोरखपुर में। और इस टाइम जो क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो उस टाइम पे क्या किया था कि थाने में बंद करके 22 जवानों को, पुलिस के जवानों को जिंदा आग लगाती थी, जिससे कि चोरी चोरा की घटना से मतलब गांधी जी इतने आहत हुए थे कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को ही समाप्त कर दिया था। तो ये चोरा चोरी घटना यही बोली जाएगी कि जो 22 जवानों को आग लगा दी थी। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? अब ऑप्शन से तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि सभी के आगे नेहरू लग रहा है। अब देखना है कौन से नेहरू ने की थी। तो वो थे एम.एल. नेहरू, मीन्स मोती लाल नेहरू ने जो है ये रिपोर्ट तैयार की थी। और कब की थी ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार? 18 अगस्त 1928 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। तो वो कौन से अधिवेशन में कराया था? क्योंकि ये अलग अलग अधिवेशन हुए थे, तो वो उन्होंने हराया था त्रिपुरी अधिवेशन। ये भी पूछ सकते हैं त्रिपुरी अधिवेशन कौन से ईयर में हुआ था? 1939 में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का सभापति कौन था? प्रथम सेनापति कौन था? तो जो आज़ाद फौज थी उसका प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो है वो इसके प्रथम सेनापति थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है? तो ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि ये एक उस मोटर या कार के समान है कि जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और इन्होंने ये जो 1935 का अधिनियम था एक और नाम से बोला था, ये भी पूछ सकते हैं कि किस दास्ता अधिनियम किसने बोला है इसको? दास्ता अधिनियम भी जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण करा, बिल्कुल ठीक है। मतलब उस जब अवध का विलीनीकरण हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डरफिन थे। चार्टर एक्ट 1833 जब पारित हुआ था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लेकिन जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, मीन्स अंग्रेजों और अफगानों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1839 से 1840 तक। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटिन नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछा जाए कि अंगीकृत कब हुआ था तो 26 जनवरी 1949 को, लेकिन इम्प्लीमेंट लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर लगातार हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी, फिर 13 दिसंबर को हुई थी, इस टाइप से हुई थी। लास्ट बैठक हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट है कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हमसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो केवल एक दिन के लिए बने थे। उसके बाद 11 तारीख से किसको बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 82, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 हमें कुछ ऐसे मेन आर्टिकल हैं जो ज़रूर याद होने चाहिए। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 40 रिलेटेड है ग्राम पंचायत के संगठन से। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन किया गया है और ये किसमें निहित है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? मीन्स जो संवैधानिक नहीं है चीज़ उसको बतानी है, जो मतलब संविधान में लिखा नहीं हुआ है राज्यों के निर्माण के लिए। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। तो ये तीनों तो चीज़ें हो सकती हैं और किसके द्वारा हो सकती हैं? संसद के अधिनियम के द्वारा। लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, एक राज्य दूसरे राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल नहीं कर सकता, ये केवल संसद कर सकती है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा इनमें से गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, तो वो उसका कोई हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के 11 कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मूल कर्तव्य जो है वो मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। और ये पहले कितने होते थे मूल कर्तव्य, 10 होते थे, लेकिन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके बाद जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 कर दी गई, एक बढ़ा दिया गया। और वो भी कौन सा बढ़ाया गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो ज़रूरी शिक्षा है वो वाला। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, कि किस टाइप का है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, या फिर इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं है, या इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन है। तो हमें पता है कि जो भारतीय संविधान है ना तो वो खाली संघीय है या ना ही खाली एकात्मक है, तो ये दोनों ही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी की उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो वो भावनात्मक रूप से तो एकात्मक है, और वैसे जो नॉर्मली रूप से वो कैसा है, संघीय है। क्वेश्चन 86 संसद द्वारा संकट काल मीन्स इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। हमें ये पता है कि ये जो इमरजेंसी की घोषणा होती है ये कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, लेकिन वो उसका जो अनुमोदन है वो संसद में भी जाया जाता है। तो ये संसद में कितने टाइम तक, मतलब उसका अनुमोदन जरूर हो जाना चाहिए 1 माह के अंदर। अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो जो वो इमरजेंसी लगी होती है उसको निरस्त कर दिया जाता है। अब ये जो आपातकाल या संकटकाल कुछ भी कह सकते हैं, इसकी जो घोषणा से संबंधित आर्टिकल है ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है 352। और 352 का जो पार्ट 1 है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर आपातकाल है तो जिसे वो युद्ध या आक्रमण के समय भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी संकट है तो वो संपूर्ण भारत या फिर उसका जो राज्य क्षेत्र होगा उसमें आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकता है। मीन्स ये है कि है तो 352 से रिलेटेड, लेकिन 352(1) में कहा गया है कि अगर उसे युद्ध या किसी भी बाह्य आक्रमण के टाइम पे लगा कि जो देश है या फिर राज्य है उसमें कोई भी संकट आ सकता है तो वो वहाँ पर संकटकाल की घोषणा कर देगा। और संसद में इसका अनुमोदन जो है 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। अगर 1 महीने के भीतर संसद से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि संसद में कितने बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, 2/3 बहुमत से इस पर संसद से स्वीकृति मिलनी चाहिए, वरना जो है इसे वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट है 87 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। जब कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके लिए विधेयक लाया जाता है, तो वो केवल लोकसभा में लाया जाएगा या केवल राज्यसभा में, या दोनों में से किसी में भी ला सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में। तो जब भी संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा तो चाहे उसे लोकसभा में भी ला सकते हैं या राज्यसभा में। केवल जो धन विधेयक होगा, जो मनी बिल होता है, उसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, उसे सबसे पहले, बाद में उसे 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई भी संशोधन के लिए विधेयक है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं पहले। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं, या तो वो सीधे कर लेगा जो भी उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, या जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे सलाह लेकर कर सकता है। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो अपने कार्यों का प्रयोग है अगर वो प्रधानमंत्री की सलाह उससे ले सकता है, लेकिन जो मेन है वो पूरा आंसर इसमें है कि वो सीधे भी यूज़ कर सकता है अपनी शक्तियों का, या जो उसके अंडर में अधिकारी आ रहे हैं उनसे सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी परिस्थिति में, कोई परिस्थिति ऐसी होगी जैसे अगर संकट काल होता है या आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई है तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो उसे परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 2 वर्ष वाला तो रॉन्ग है। इसमें ये सही है कि वैसे तो
अब सेकंड में है कि एक बार में 6 वर्ष के लिए 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर ही बढ़ाया जाता है। तो हम इमरजेंसी वाले को टिक करेंगे कि इमरजेंसी जब होगी ना तो एक बार में 1 साल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है, अगर हमें पता है कि वहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है। तो उसकी जैसे 5 साल के बाद उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गई तो नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ 1 साल के लिए ही बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय मीन्स पीएमओ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये 1977 में अस्तित्व में आया और इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो जो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय है वो 1977 में ही अस्तित्व में आया था, लेकिन जो इसका प्रधान है वो कैबिनेट सचिव नहीं होता है। इसका जो प्रधान होता है, जो प्रधानमंत्री के नीचे के अधिकारी आते हैं ना, वो इसके सचिव होते हैं, मतलब जो उनका सर्वोच्च अधिकारी होगा जो प्रधानमंत्री के नीचे होगा वो इसका होगा, ना कि कैबिनेट सचिव होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसका जो पहले नाम था वो था प्रधानमंत्री सचिवालय, लेकिन इसको मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, इसका नाम जो है बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रख दिया प्रधानमंत्री सचिवालय से। तो ये जो इसका नाम चेंज किया गया था वो 1977 में किया गया था, इसीलिए इसका आंसर है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है। अब ये बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अगर राज्य से चुने जाने वाले जो लोकसभा के सदस्य की एक संख्या जो होती है वो डेफिनेट होती है कि वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि उसकी जो संख्या अगर हमें बढ़ानी है तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो वो कौन से है 7th और 31वें, इन दोनों के ही अकॉर्डिंग जो है उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। पहले जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 520, लेकिन जो एक 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद इसकी संख्या कितनी कर दी गई 545। तो अब जो नॉर्मल है इसमें अब वो है 545, इसमें से 543 तो निर्वाचित किए जाते हैं और 2 वही थे एंग्लो इंडियन वाले जिनको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है 92, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था पहले था मौलिक अधिकार, पहले थे फंडामेंटल राइट, लेकिन अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसको हटाया गया है, तो वो हटाया गया है 44th। और 44th कब हुआ था 1978 में। अब इसको आर्टिकल बना दिया गया है 300A, कानूनी अधिकार में आएगा अब ये। 93, किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। विधायिका का दूसरा सदन मतलब किसमें, विधान परिषद नहीं है। एक होती है विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधानसभा तो होती है ही नॉर्मल, लेकिन विधान परिषद जो है वो कितने राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में। अभी आज ही मैंने इसकी ये जो ट्रिक अपलोड की है कि आप कैसे इसको जो 6 राज्य हैं उनको ईजिली कैसे याद रख सकते हैं, तो उस ट्रिक को आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। तो उसमें जो कौन कौन से राज्य हमारे आते हैं, पहले थे 7, तो जम्मू कश्मीर अब स्टेट बन गया है तो उसको हटा दिया गया है। अब कौन से हैं, केवल 6 बचे हैं। तो 6 में कौन कौन सा है, यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है और है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये 6 हैं। तो इसमें से उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, बिहार भी है। कौन सा नहीं है, तमिलनाडु। ये टी से जो है तेलंगाना है, तमिलनाडु नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। इसमें बताना है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो उसकी कार्यकाल की जो समाप्ति से पहले इसको कैसे हटाएंगे, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय पर राष्ट्रपति द्वारा। तो उसको कैसे हटा सकते हैं, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वैसे आयु होती है कार्यकाल की समाप्ति की वो होती है 65 वर्ष। अगर उससे पहले हटाना है तो क्या करेगा, या तो वो अगर खुद से त्यागपत्र दे रहा है तो भी वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र लिख कर देगा, लेकिन अगर उस पर हटाना है तो वही महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसे लगाकर हटाया जा सकता है, जिसमें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य न्यायिक पुनर्विलोकन के व्यवहार में सही नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसके लिए कौन सा सही नहीं है। एक मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। जो कोई भी मुकदमा होगा तो उसकी कानूनी वैधता के लिए एससी के सामने लाया जाना चाहिए, ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट है एक कानून को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों को एकमत होना आवश्यक है।
नेक्स्ट है विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को उच्चतम न्यायालय, जो कोई भी अधिनियम या कार्यकारी आदेश है तो जो एससी है उन्हें रद्द कर सकता है, ये क्योंकि पावर एससी के पास ही होती है। यह शक्ति संविधान की धारा 13 के प्रावधानों में अंतर्निहित है। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसके बारे में जो है रिव्यू के बारे में इसी के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 13 में। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सभी न्यायाधीशों का एक मत होना ज़रूरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। जो 73rd जो था 73rd अमेंडमेंट था 1992, वो किससे रिलेटेड था, पंचायती से ही रिलेटेड था। और वो किस दिन लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस सबसे पहले कौन से ईयर में मनाया गया था ये भी पूछ सकते हैं। 2010 से ये लगातार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पंचायत राज संशोधन। अब नेक्स्ट में यही पूछ लिया कि जो पंचायती राज से रिलेटेड संशोधन अधिनियम है उसको कौन सा माना जाता है, 73। और नगर पालिका से रिलेटेड पूछ लेंगे तो 74 आएगा और 73 हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी भी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। या फिर चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक है। तो ये 62 वर्ष नहीं होता, ये 65 वर्ष होता है। तो फोर्थ हमारा रॉन्ग हो गया। और ये है कि उन्हें समान अधिकार का प्राप्त है लेकिन उनके वेतन में असमानता, ये भी गलत है, उनका वेतन सेम है। अब हमारे सेकंड और थर्ड ठीक है कि मुख्य चुनाव जो आयुक्त को वही वेतन, उनका जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के वेतन के बराबर ही है। और इन्होंने अगर इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, अगर इन्होंने संविधान का उल्लंघन वगैरह किया है तो इन्हें इस वजह से भी हटाया जा सकता है। लेकिन दोनों की प्रक्रिया सेम ही है हटाने की। तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। नेक्स्ट है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। जो लोक निधि का अभिभावक है वो किसको कहा जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीयन किसके अकॉर्डिंग होता है, संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अनुसार या जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार, स्वयं चुनाव आयोग के अनुसार या चुनाव आयोग द्वारा मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति से विचार विमर्श के पश्चात। तो ये जो राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो था 1951, इसके अनुसार जो प्रत्येक राजनीतिक दल है उसका पंजीकरण होना आवश्यक है। और ये जो पंजीकरण है ये करता कौन है, निर्वाचन आयोग। इसके लिए वैसे भी क्या होना चाहिए कि यदि अगर कोई मतलब ये है जैसे इस टाइप से लोकसभा में 2% सीट जीतनी चाहिए और जो उनके सदस्य हैं वो कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। इसी टाइप से जो देखी जाती हैं चीज़ें तब उनके राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। तो आज के हमने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने आए हैं। अब हम कल की क्लास में इसके आए के 50 क्वेश्चंस और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।